हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम साइंस स्पेशल क्लास का प्रैक्टिस सेट 12 देखने वाले हैं। इसके पहले के सभी सेट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। देखिए क्रोनोमीटर क्या है, एक वैज्ञानिक उपकरण है। ठीक है, क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जहाजों में समय बताने के लिए या किसी भी जलयान में इसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए? समय बताने के लिए। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो क्रोनोमीटर होता है वो एक पोर्टेबल डिवाइस है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कैसी डिवाइस है ये, एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसका यूज किसी भी क्षण में सटीक और यथार्थ समय निर्धारण के लिए किया जाता है। मतलब एकदम करेक्ट समय बताने के लिए जिसका यूज किया जाता है जहाजों में, वही क्या कहलाती है? क्रोनोमीटर कहलाती है। और इसका यूज देशांतर को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा जहाजों में समय मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, तो सही आंसर हो जाएगा क्रोनोमीटर। नेक्स्ट, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, ये धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, तन्यता। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तन्यता। देखिए अगर कोई धातु है, जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है ना, अलग अलग उनमें क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो उन्हीं में से एक गुण होता है तन्यता का गुण। ये कैसा गुण होता है कि जब किसी धातु को खींचने पर वो धातु बढ़ती है या लंबी हो जाती है तो उस धातु का ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ठीक है, और जो तन्य पदार्थ होता है उसे हम खींचकर आसानी से तार का रूप दे सकते हैं। तो एक धातु के टुकड़े को पतले तार में अगर खींचना है तो जरूरी है कि धातु के अंदर एक गुण होना चाहिए जो कौन सा है? तन्यता का गुण। अब किस में पाया जाता है? जैसे इजिली अगर हमसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो हम बता सकते हैं चांदी, सोना, जिनके हम आभूषण बनाते हैं ना, तो इनमें तन्यता का गुण है, तभी इन्हें हम खींच पाते हैं और इन्हें मनचाहे शेप में चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं किस गुण के कारण? तो तन्यता के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैसों का तत्व नहीं है? यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। ये जिनॉन है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये गलत टाइप हो गया है, डी जिनॉन है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नोबेल गैसेस का हिस्सा नहीं है। देखिए जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में जो जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सभी नोबेल गैस कहलाते हैं, या फिर इन्हें अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जानते हैं। ये जो जीरो वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सभी इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। यही रीजन है कि इन्हें हम अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नोबेल गैस जो है वो 6 हुए। ठीक है, कितनी नोबेल गैसेस हैं? तो 6 नोबेल गैसेस हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो हीलियम। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ये यहीं पे मिल गया है आपको, और जिनॉन, ये 3 मिल गए। साथ में ऑर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। ठीक है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन, ये भी क्या है? हमारी नोबेल गैसेस हैं। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, मतलब जिसकी ज्वेलरी बनती है वो सोना कौन सा होता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 22 कैरेट का। ठीक है, ज्वेलरी बनाने के लिए देखिए जो सोना होता है, सोने का अगर आपसे शुद्ध रूप पूछा जाए तो हमें सबको पता है कि 24 कैरेट का सोना होता है। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड, और कहा भी यही जाता है कि 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बनवाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, क्योंकि जो ज्वेलरीज होती है वो 22 कैरेट की होती है। इसका क्या रीज़न होता है? देखिए जो 24 कैरेट का अगर गोल्ड या कोई भी ज्वेलरी अगर 24 कैरेट की बनाई जाएगी तो वो क्या हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा, वो क्योंकि बहुत शुद्ध होता है तो बहुत जल्दी वो टूट जाता है। मतलब सोना क्या होने लगता है? टूटने लगता है। इसलिए टोटल 24 कैरेट का गोल्ड नहीं बनाया जाता, ये ज्वेलरी नहीं बनाई जाती है, क्योंकि ये टूटने का खतरा होता है, जल्दी टूट जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है। जबकि अगर हम 22%, अगर 24 कैरेट सोना है तो उसमें 99.9% क्या होता है? गोल्ड होता है। मतलब इतना शुद्ध होता है वो, 99.9% शुद्ध सोना होता है। जबकि 22 में कितना होता है? 91.7% सोना होता है।
इसलिए किसका यूज़ किया जाता है, 22 कैरेट का यूज़ किया जाता है आभूषण बनाने में, ताकि आभूषण को थोड़ी सी मजबूती मिल सके। इसलिए सभी लोग क्या करते हैं, 22 कैरेट का ज्वेलरीज बनवाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, गुर्दे। गुर्दे या फिर जैसे हम किडनी कहते हैं, ठीक है, किडनी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जल के संतुलन के लिए, वाटर बैलेंस के लिए। देखिए किडनी हमारा कई सारा काम करती है, ठीक है। ये किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, यूरिन प्रोडक्शन। ये यूरिन का प्रोडक्शन करती है, ब्लड प्यूरिफाई करके यूरिन प्रोडक्शन करती है, ये इसका मेन काम है। इसके द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, एल्केलाइन, एसिड, वाटर बैलेंस, बीपी का, सभी का ये क्या करती है, रेगुलेशन करती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का नेचुरल प्यूरिफायर कौन है, तो वो किडनी ही है जो नेचुरली प्यूरिफाई करती है किसको, ब्लड को। साथ ही साथ में ये रिमूव करती है किसको, वेस्ट को। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें क्या करती है, रिमूव करती है। जैसे यूरिया, अमोनिया, इन सब को उत्सर्जित करने का काम भी किसके द्वारा है, किडनी के द्वारा है। तो इस जल को पूरी तरीके से, वाटर का पूरा बैलेंस जो है ये किडनी ही देखती है, ठीक है। अगर आपसे वाटर बैलेंस पूछा जाए तो ये यूरिन प्रोडक्शन करती है। आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो जल हम पीते हैं वो कैसे बैलेंस होता है, किसके द्वारा बैलेंस होता है, तो वो किडनी के द्वारा बैलेंस होता है। नेक्स्ट, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट के कारण क्या होता है, इसका जो रंग है वो पकने के बाद लाल हो जाता है। क्रोमोप्लास्ट बोले तो क्रोमोप्लास्ट में भी एक पिगमेंट कौन सा, लाइकोपिन। आपको लाइकोपिन पिगमेंट याद रखना है। इसकी प्रेजेंस के कारण क्या होता है, टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है। देखिए जब टमाटर कच्चा होता है तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जब कच्चा टमाटर है तो वो हमें हरा दिखता है, क्यों, क्योंकि उसमें तब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये क्लोरोफिल धीरे धीरे चेंज हो जाता है लाइकोपिन में। और लाइकोपिन जो है यही टमाटर को कौन सा कलर देता है, ये कलर देता है रेड, ठीक है। रेड कलर टमाटर को ये देता है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। अभी जो लाइकोपिन है, ये लाइकोपिन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो लाइकोपिन लाल रंग का कैरोटीन है, ठीक है। लाल रंग का क्या है, कैरोटीन है, जिसे क्लोरोफिल के टूटने के बाद सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल के टूटने के बाद ये सिंथेसिस होता है, आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए टमाटर पहले ग्रीन था, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंस था। जब क्लोरोफिल टूट गया तो क्या बन गया, लाइकोपिन, और टमाटर का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ये जो लाइकोपिन होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये फाइटो न्यूट्रिएंट है, आपको ये चीज़ इतनी याद रखनी है। तो क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट यानी कि क्रोमोप्लास्ट में भी कौन सा, तो लाइकोपिन। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो टमाटर का रंग पकने पर लाल कर देता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, अल्फ्रेड नोबेल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि नोबेल प्राइज हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि हमें पता होता है कि डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। जो सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है नोबेल प्राइज, ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही, मतलब अल्फ्रेड नोबेल ट्रस्ट के द्वारा ही। इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी। कब की थी, देखिए 1866 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की, और 1867 में इन्होंने डायनामाइट का पेटेंट ले लिया था, ठीक है। डायनामाइट का पेटेंट कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। और ये पूछा जाएगा कि नोबेल प्राइज के जन्मदाता कौन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। कांस्य किसका मिश्र धातु है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कॉपर और टीन, ठीक है। कॉपर और टीन से मिलकर क्या बनती है, कॉपर और टीन से मिलकर बनती है कांस्य या ब्रॉन्ज, जैसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं ना, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है कई बार। तो ये जो ब्रॉन्ज है ये किसकी अलॉय है या किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और टीन मिलकर निर्माण करते हैं किसका, कांसे का। अब देखिए जो कॉपर है ये तो बहुत ही सॉफ्ट टाइप की मेटल होती है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट मेटल है। इतनी सॉफ्ट है कि इससे हम सिक्के या कोई अन्य वस्तु बनाने में इसका आसानी से यूज नहीं कर सकते। तो इसे कठोर करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें टीन मिलाया जाता है। इसे कठोर करने के लिए जब हम इसमें टीन मिला देते हैं तो ये मिश्र धातु क्या कहलाती है, ब्रॉन्ज कहलाती है। फिर इससे हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर और टीन की मिश्र धातु क्या है, कांस्य है। हमारे शरीर का भार अधिकतर किसका बना होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पानी से। ठीक है, हमारे बॉडी का देखिए, हमारे बॉडी में कितनी सारी चीज़ें हैं। हमारे त्वचा, सबसे ज़्यादा हिस्से पे त्वचा है, इतनी सारी हड्डियां हैं, ठीक है, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सब प्रेजेंस है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर का भार अधिकतर किसका बना है, तो वो पानी से बना है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का 50 से 70% सिर्फ जल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि शरीर का भार अधिकतर किसका बना है, तो पानी से बना है, क्योंकि 50 से 70% सिर्फ जल होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, शरीर में थायराइड हार्मोन का बहुत अधिक स्त्राव का कारण है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म अगर थायराइड हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में सिक्रेट हो रहा है तो। देखिए, जो थायराइड हार्मोन है वो बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सभी को पता है कि जो थायराइड हार्मोन होता है वो सेलुलर या कोशिकीय लेवल पर इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बॉडी में ऑलमोस्ट हर प्रकार के टिश्यू को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। बॉडी के हर प्रकार के टिश्यू को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। जब थायराइड हार्मोन का स्राव बहुत अधिक बॉडी में बढ़ जाता है तो बहुत बॉडी क्या करती है, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी का यूज करने लगती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। ये एक गंभीर बीमारी है। देखिए, इसके अगर हम सिम्टम्स देखें कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें चेंजेस होने लगते हैं, साथ ही साथ कब्ज हो जाता है, डिप्रेशन की समस्या हो जाती है, ठीक है, हेयर फॉल होने लगता है, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, थकावट रहती है, स्लो हार्ट बीट हो जाती है। ऐसे कई सारे इसके सिम्टम्स हैं जो होने लगते हैं अगर थायराइड हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। देखिए, थायराइड की मात्रा कम होना भी गलत होता है और बढ़ना भी गलत होता है। कम हो जाएगा तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, अगर बढ़ जाएगा तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे, जो दोनों ही कंडीशन खराब होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थायराइड हार्मोन बॉडी में बैलेंस रहे। नेक्स्ट, पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी है आज के सवाल की। तो आज का सवाल है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आपको कमेंट करके बताना है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी, चार्ल्स डार्विन, लुई पाश्चर, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।